नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कैरोलिन क्रियाडो पेरेस की अदृश्य महिलाएं। हम इसके कुछ खास हिस्सों और इस पर जो चर्चाएं हुई हैं उन्हें देखेंगे। नमस्ते। हाँ, ये किताब वाकई आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल, हमारा मकसद है ये समझना कि जेंडर डेटा गैप आखिर है क्या। मतलब कैसे लिंग के आधार पर आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर है और इसका असर हमारी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। दुनिया जो अक्सर पुरुषों के अनुभव को ही स्टैंडर्ड मानकर डिजाइन की गई है। हाँ, एक आम सा उदाहरण लेते हैं पहले। आपने कभी सोचा है कि ऑफिस में मतलब दफ्तरों में अक्सर महिलाओं को ज्यादा ठंड क्यों लगती है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। वो इसलिए क्योंकि जो एसी का टेम्परेचर होता है ना, वो अक्सर पुरुषों के औसत मेटाबॉलिज्म के हिसाब से सेट होता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो ये तो बस एक छोटी सी झलक है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हाँ। तो किताब का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर पुरुषों के लिए पुरुषों के डेटा पर डिजाइन की गई है। चाहे वो कोई साइंटिफिक स्टडी हो, सरकारी नीतियां हो या फिर प्रोडक्ट्स के डिजाइन। और औसत पुरुष का डेटा ही आधार होता है। और महिलाओं का डेटा वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, गायब ही रहता है कई बार तो। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। ये एक तरह से सिस्टम में बसा हुआ है, एक ढांचागत चूक कह सकते हैं। मतलब एक सिस्टमैटिक बायस। बिल्कुल। इसे मेल डिफॉल्ट भी कहते हैं। जब आप डेटा ही एक जेंडर का लेंगे या दूसरे को विश्लेषण में शामिल नहीं करेंगे तो जाहिर है नतीजे महिलाओं के लिए कम सही होंगे। और कई बार तो खतरनाक भी। हाँ, खतरनाक भी हो सकते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, बस एक अनदेखी है जो सिस्टम का हिस्सा बन गई है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो शायद बात और साफ हो। हाँ, जैसे हेल्थ केयर में महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं। जैसे सीने में दर्द के बजाय उन्हें शायद थकान हो, जी मिचलाए या सांस लेने में दिक्कत हो। अच्छा। लेकिन क्योंकि ज्यादातर रिसर्च पुरुषों पर हुई है तो इन लक्षणों को कई बार डॉक्टर भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते और इलाज में देरी हो जाती है। और ये देरी तो जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल। और यही पैटर्न दूसरी जगहों पर भी दिखता है। जैसे कार सेफ्टी को ही ले लीजिए। कार सेफ्टी उसमें कैसे? जो क्रैश टेस्ट डमीज होती हैं, जिनसे गाड़ियों की सेफ्टी टेस्ट होती है, वो दशकों तक सिर्फ औसत पुरुष के शरीर के हिसाब से बनती थी। क्या बात कर रही है? सिर्फ पुरुषों के हिसाब से? हाँ, नतीजा कार एक्सीडेंट में महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने का खतरा पुरुषों से 47% ज्यादा होता है। 47%? बाप रे। और मरने का खतरा भी 17% ज्यादा, क्योंकि कारें उनके शरीर के हिसाब से उतनी सेफ डिजाइन ही नहीं हुई। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 47%। है ना? और तकनीक में भी यही कहानी दोहराई जाती है। हाँ, तकनीक कैसे पीछे रहती है? जैसे ये वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स हैं स्मार्टफोन में, स्पीकर्स में। हाँ, एलेक्सा, सिरी वगैरह। बिल्कुल। ये अक्सर पुरुषों की आवाज ज्यादा आसानी से और सही से पहचानते हैं। महिलाओं की आवाज में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादातर पुरुषों की आवाजें होती हैं। अच्छा, तो वहां भी डेटा गैप। हाँ, और वो जो पीपीई किट्स होती है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स, जैकेट वगैरह, हाँ, जो डॉक्टर पहनते हैं, फैक्ट्री वर्कर, वो भी ज्यादातर पुरुषों के साइज में बनते हैं। तो महिला कर्मियों के लिए या तो वो फिट नहीं होते या फिर पूरी सुरक्षा नहीं देते। तो मतलब ये सिर्फ सुविधा या आराम का सवाल नहीं है, ये तो सीधे सीधे सुरक्षा और सेहत का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ पश्चिमी देशों की समस्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विकासशील देशों में ये और भी ज्यादा साफ दिखता है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही देखिए, उसके रूट अक्सर पुरुषों के काम पर जाने के पैटर्न को देखकर तय होते हैं, जबकि महिलाएं शायद अलग तरह से ट्रैवल करती हूँ। हाँ, महिलाएं अक्सर कई छोटी छोटी यात्राएं करती हैं दिन भर में। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बाजार जाना, फिर शायद काम पर जाना, उनके पैटर्न अलग होते हैं। और सुरक्षित साफ सुथरे टॉयलेट्स की कमी, उसका असर भी महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। उनकी पढ़ाई, उनके काम पर जाने की आज़ादी, सब पर असर डालता है। ये अनदेखी उनके मौके कम कर देती है। तो फिर ये किताब या जानकारी किसके लिए जरूरी है? क्या सिर्फ महिलाओं के लिए? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सबके लिए जरूरी है। जो पॉलिसी बनाते हैं, जो चीजें डिजाइन करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, शहर प्लान करने वाले, हर किसी को ये समझना होगा कि वो वन साइज फिट्स ऑल वाला आइडिया ठीक नहीं है। खासकर तब जब वो वन साइज असल में सिर्फ आधी आबादी का है। सही बात है। और वो पुरुष भी जो बराबरी में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है समझना कि ये पूर्वाग्रह कैसे काम करता है, अनजाने में ही सही। आखिर में बेहतर डेटा से बेहतर डिजाइन बनेगा और वो तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े हैं या ये थोड़ी एक तरफा लगती है।
देखिए, ये सच है कि किताब आंकड़ों पर बहुत जोर देती है। वो कुछ लोगों को शायद थोड़ा हैवी लगे पढ़ना, पर वही आंकड़े इसकी सबसे बड़ी ताकत भी हैं। वो हवा में बात नहीं कर रही हैं, वो सबूत दे रही हैं, उस अनदेखी को बिल्कुल ठोस तरीके से सामने रख रही हैं। हाँ, आंकड़ों से बहस करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उस अदृश्यता को दिखाना है जिसे हम नॉर्मल मानकर चलते आए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? मेरे लिए तो शायद यही कि दुनिया उतनी न्यूट्रल नहीं है जितनी लगती है। सही कहा। ये डिफ़ॉल्ट रूप से पुरुष केंद्रित है और इस छिपे हुए पूर्वाग्रह को पहचानना ही शायद बदलाव का पहला कदम है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है सोचने के लिए क्या? कि अब जब हमें ये मेल डिफॉल्ट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, तो जरा सोचिए, अगर हमारी दुनिया, हमारी चीजें, हमारे सिस्टम्स शुरू से ही सबके अनुभवों को ध्यान में रखकर बने होते, मतलब सही मायनों में समावेशी इंक्लूसिव डिजाइन होता, तो वो दुनिया कैसी दिखती? ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए, आपके अपने काम में या रोज की जिंदगी में नजरिए का ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव हो सकता है जो एक बड़े, बेहतर और ज्यादा सबके लिए बराबर डिजाइन की तरफ ले जाए?